हेलो फ्रेंड्स, वर्नाक्युलर मीडियम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पनामा पेपर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या है पनामा पेपर्स? तो ये जो भी कर से बचने के लिए कुछ अमीर लोग, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज अपना धन दूसरे देशों में जहाँ पे कि टैक्स कम हो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करती है। तो इसी से काले धन का व्यापार बढ़ता है और वो सफ़ेद करके फिर से भारत में लाया जाता है, भारत में या किसी भी देश में लाया जाता है। तो इसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे दैनंदिन जीवन पे भी होता है। तो इस वीडियो में हम पनामा देश के बारे में जानकारी लेंगे और कैसे ये पनामा पेपर्स खुले उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और क्या भारत सरकार के स्टेप्स थे इसे रोकने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पनामा के भौगोलिक स्थान से। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोस्टा रिका के बाजू में पिंक कलर में पनामा देश है। तो पनामा देश उत्तर अमेरिका खंड और दक्षिण अमेरिका खंड, इन दोनों को जो भूमार्ग जोड़ता है वहाँ पे इसका अस्तित्व है। और उसके नॉर्थ में कैरिबियन समुद्र है और उसके साउथ में पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ से एक पनामा कैनल भी गुजरता है जो कि एक मार्ग है जो उत्तर अमेरिका खंड को जोड़ता है। और पनामा सिटी यहाँ की राजधानी है, वही यहाँ का बड़ा शहर भी है। और ये पनामा कंट्री को टैक्स हेवन कंट्रीज़ में माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टैक्स होता है। जो कि प्रगत देश नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ कंपनीज को आकर्षित करने के लिए वो वहाँ पे बहुत कम टैक्स रखते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है कि जैसे कि अमीर लोग होते हैं, कुछ एमएनसीज होते हैं, तो वो टैक्स से बचने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं और फिर से और वो शेल कंपनीज बनाती है जो कि सिर्फ नाम मात्र कंपनीज होती है। तो उसका कुछ एक्चुअल प्रोडक्ट भी नहीं होता और कुछ सर्विसेज भी वो प्रोवाइड नहीं करती। वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट पे होती है कंपनीज और वो फिर से शाखा बना के फिर से वही जो मनी होता है, वही जो पैसा होता है, वो धन लेके फिर से वापस हमारी कंट्री में आ जाती है। तो ऐसे ये कर से बचने के लिए मार्ग अपनाते हैं। तो मोज़ेक फोंसेका करके एक पनामा की कानूनी कंपनी है। तो उसका मुख्य काम ही यही है कि ऑफशोर कंपनियों का प्रबंधन करना, संपत्ति को प्रबंधन करना। तो वो शेल कंपनीज़ की स्थापना करती है और यही शेल कंपनीज़ मतलब बस वो डॉक्यूमेंट पे होगी कंपनी, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, उसका कोई सर्विस नहीं होगी। और इस शेल कंपनी बनाने का हेतु ही यही है कि कर से बचाव हो और इसी के लिए इसकी स्थापना होती है। तो कैसे ये पनामा पेपर सबसे पहले सामने आए? तो इसकी जानकारी जर्मनी के सुदोइश झाइटुंग करके एक समाचार पत्र है। तो वहाँ पे जॉन डोई नामक एक व्यक्ति ने ये जानकारी दी। ये उसका असली नाम नहीं है क्योंकि उसने ये मांग की थी कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए, वो सबके सामने ना लाया जाए क्योंकि यहाँ पे इस पनामा पेपर्स में बहुत बड़े दिग्गजों का हाथ था, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। तो उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसने ये मांग की थी कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए। तो उसने सबसे पहले ये सुदोइश झाइटुंग समाचार पत्र को दी और इस वर्तमान पत्र ने ICIJ करके एक संगठन है, तो उसके साथ इस पर संशोधन किया था। तो ICIJ क्या है? तो ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक संघ है जिसमें कि 80 देशों के 100 संस्थानों से लगभग 400 संपादक एकत्रित आए और इन्होंने इस पे संशोधन किया। और उससे सामने आए 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज जिसमें कि बहुत बड़े दिग्गजों का हाथ था। दुनिया भर से कई राजनीतिक नेता, प्रसिद्ध अभिनेता, खिलाड़ी शामिल थे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण नाम जान लेते हैं। तो उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इनके नाम सामने आए। और भारत से अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनका भी नाम इसमें पाया गया। तो देखिए है ये जो सरकार से कर बचाने के लिए ये ऐसा मार्ग अपनाते हैं और दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कि भारत सरकार की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही और कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जिससे ये कर की चोरी कम की जाए।
तो यहाँ पे हम 3 मेन स्टेप्स डिस्कस करेंगे। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत अगर किसी अवैध रूप से काले धन की सफ़ेद धन में कन्वर्जन पाई जाती है तो इस एक्ट के तहत शिक्षा हो सकती है। और दूसरा है गार रूल, जैसे कि हम जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कहता है। तो ये भारत सरकार ने हाल ही में लागू किया है। और हच और वोडाफोन के बीच में जो व्यापार हुआ था तो उसके बाद तो यहाँ पे क्या गलत हुआ था, तो वोडाफोन ने हच को ख़रीद लिया, जो कि हच की एक शाखा इंडिया बेस्ड थी, वो वोडाफोन ने ख़रीद ली। लेकिन ये जो व्यापार हुआ वो भारत में ना होके वो केमन आइलैंड में हुआ। तो ये केमन आइलैंड भी एक टैक्स हेवन कंट्री है। तो इससे भारत सरकार को नुकसान हुआ कि उसको इस व्यापार के ऊपर जो टैक्स मिलना था वो नहीं मिला। तो ये अभी जो केस चल रही थी उसका निर्णय वोडाफोन के पक्ष में चला गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत गलत बात है। तो तब तक ये रूल नहीं था, गार रूल। तो अभी ये रूल लागू किया है, तो जिसके चलते जब भी ऐसी कोई डील पाई जाती है कि जिसका मेन हेतु ही ये हो कि उससे कर से मुक्तता पाई जाए, तो कर की चोरी करने के लिए अगर ऐसी कोई डील सामने आती है तो गार रूल के चलते भारत सरकार कर वसूल सकती है और उसकी जांच कर सकती है। और तीसरा है IDS, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ये 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक चल रही थी। तो इसमें जो भी लोगों ने इनकम का डिक्लेरेशन नहीं किया उनके लिए थी ये। तो इसके चलते भारत सरकार ने एक विश्वास दिया था लोगों को कि वो अपना इनकम डिक्लेयर करें और उनके जो नाम है वो गोपनीय रखे जाएंगे, वो सबके सामने नहीं लाए जाएंगे। लेकिन इस इनकम पे थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा उनको भारत सरकार पे। तो ये 30% टैक्स था और उसके साथ पेनल्टी टैक्स भी था। लेकिन जो लोगों ने आज तक उस इनकम पे कर नहीं दिया उनके लिए ये अच्छी बात थी कि वो इनकम डिक्लेयर कर सकते थे और ये टैक्स पे करके, और उनके नाम भी सबके सामने नहीं लाए गए। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स थे। और आपको ये पनामा पेपर्स की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।